धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश ही नहीं दुनिया भर की खबरों की, और खास फोकस करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों पर, जिसे आप लोग खासा पसंद करते हैं, क्योंकि तमाम खबरों पर तबसरा तज़किरा होता है कृष्णकांत जी के साथ, यानी के जी के साथ, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। लोगों को हमारा बुलेटिन अच्छा खासा भाता जा रहा है, लोग इंतजार भी करते हैं, फोन भी करते हैं, आप भी रिएक्शन देखते होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं यह देखता हूं कि कितने लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ठीक है, 20,000 के आसपास देखने वालों की संख्या है, लेकिन प्रतिक्रियाएं क्या है, और उसमें से बड़े अच्छे प्रतिक्रिया आते हैं। एक तो हमारे बुलेटिन को बेहतर बनाने के लिए आते हैं, दूसरा उनका खुद का विचार, चाहे पैलेस्टीन पे हो, भारत में हो, वर्ल्ड के किसी और जगह हो, वह महत्वपूर्ण है। उसको मैं बड़ी ध्यान से पढ़ता हूं, देखता हूं, लाइक भी करता हूं, कभी जरूरत पड़े तो बड़े छोटे मोटे कमेंट भी डाल देता हूं, ताकि लोगों के विचार बदलें और सही रास्ता में जाएं, क्योंकि हमारे भारतवासियों के लिए समय बड़ा ही बुरा आ रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम एक बहुत ही भयावह दौर से गुजरने जा रहे हैं। क्या उससे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन षड्यंत्र खड़यंत्र बड़यंत्र हर तरफ से रचे जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहले रुक करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या जंग होने जा रही है? जंग तो खैर नहीं होगा, लेकिन उनकी भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है। पाकिस्तान कभी उसकी मदद से उसने अफगानिस्तान में वहां पे तालिबान बनवाया अमेरिका की मदद से, और उसका खुद अब खामियाना भुगत रहा है। खुद ही पाकिस्तान में मिलिट्री रूल एक के बाद एक आते रहे हैं, और जो भी कोशिश रही है कि वहां प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए, उसने उसको ध्वस्त किया है, धर्म के नाम पर और जिसके भी नाम पे हो। और ये परसों, मतलब एक दो दिन पहले, वहां पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, जो वो कहते हैं कि तालिबानी कह सकते हैं, टीपीपी करके है, उन लोगों ने अफगानिस्तान से आकर, उनका बेस वहीं पे है पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहां पे इन लोगों ने ये खैबर पख्तूनख्वा जो खवा है, वहां पे उन्होंने एक चेक पोस्ट, मिलिट्री चेक पोस्ट पर आक्रमण किया। उसके विरोध में वहां के जगह पे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया, जिसमें अफगानिस्तान ने कहा कि 7-8 बच्चे और औरतें मारे गए हैं, पता नहीं कहां इन्होंने आक्रमण किया। और उसके खिलाफ अफगानिस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तान में गोलाबारी की। ये मूर्खता की बात पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा हो रहा है। मैं कहूंगा अफगानिस्तान जो है सो है, और कोशिश होनी चाहिए कि पहले तो बात तो करें अफगानिस्तान से कि भैया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे करें, इसको डिप्लोमेटिकली कोशिश करें। एक काम करते हैं, इसी सवाल को दोबारा लेते हैं। अब थोड़ा ये डिटेल्स ना दोबारा से बताइएगा क्योंकि वो मुझे लगता है बीच में कुछ लाइनें ना बिगड़ गई शुरुआत में ना आपकी। अच्छा अच्छा, लगता है कुछ ऐसा। हो सकता है, चलिए फिर से करते चलिए हैं। मैं दोबारा शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन क्या कर सकते हैं, देश एक भयावह दौर से गुजर रहा है, क्योंकि षड्यंत्र खड़यंत्र पड़यंत्र चारों ओर से रचे जा रहे हैं। लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। क्या कर रहा हूँ, चलिए शुरू से ही दोबारा करता हूँ। अच्छा, ओके। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम देश ही नहीं दुनिया जान की बात करते हैं, और कुछ खास खबरें होती हैं गाजा से जुड़ी हुई, उनका भी जिक्र आपके सामने करते हैं, और इन तमाम खबरों पर तबसरा करते हैं हमारे साथ कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में आप अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। हमारा ये बुलेटिन, हम ये कहें कि मिलियंस में जाता है ऐसा तो नहीं है, लेकिन हजारों की तादाद में भी जाता है, लेकिन एक रेगुलर व्यूअर बन गया है। आप रिएक्शन भी देखते होंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहली बात तो मैं यह जरूर देखता हूं कितने व्यूअर तकरीबन आए, आप जब डालते हैं उसके 2-3 घंटे बाद। लेकिन मेरा मुख्य ध्यान रहता है कि प्रतिक्रियाएं क्या है, और कुछ लिखने वाले, प्रतिक्रिया देने वाले बड़े अच्छे हैं। केवल प्रशंसा नहीं कि आपने हमने कहा, बल्कि क्या हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है
मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, विश्व में, उस पर वो अपनी सोच भी जाहिर करते हैं, जिस पे कभी कभी मैं भी प्रतिक्रिया देता हूँ। और वह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरी कोशिश है, आपकी भी कोशिश है, कि भारत जब वैसी स्थिति से गुजर रहा है, जबकि बड़ा खतरनाक माहौल बन रहा है, स्थिति और खराब होगी, और हम केवल धर्म में ही जुड़े रहे और उस पे ना आए कि भाई क्या सही रास्ता है, तो हम फिर हमारे ये सब वीडियो बनाने का कोई मायने नहीं रहता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम अपना काम भी बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम यही है, हमारी जिम्मेदारी यही है। लोग कितने अवेयर हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, इस बारे में कुछ कहना जो है मुझे लगता है, या उसके आधार पे कुछ चीजें तय करना या करना छोड़ देना ठीक नहीं होगा। जी, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, उस पर छोड़ना सही नहीं होगा। हम जहां जहां हमारी जितनी कोशिश है, हम व्यक्तिगत रूप से भी या हम संगठनात्मक रूप से भी जाते हैं लोगों के बीच में, हम मीडिया का भी उतना इस्तेमाल कर सकते हैं जितना करते हैं, और करना भी चाहिए, ताकि उस तरह से लोगों का केवल सही विचारधारा ही नहीं जाए, बल्कि खुद की सोचने की क्षमता डेवलप हो कि हमारा सही रास्ता क्या हो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब सबको हम भगत सिंह तो बनाने नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम ये बता रहे हैं कि उसके अंदर एक राजनीतिक चिंतन हो, उसे पता हो कि देश में घट क्या रहा है और किस भयावह स्थिति से देश को बचाने की इस वक्त बेहद जरूरत है। खैर, अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग करने जा रहे हैं? जंग तो अभी नहीं नजर आ रहा है, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। यदि जंग होता है तो पाकिस्तान की भारी मूर्खता होगी। घटना यूं हुआ कि परसों पाकिस्तानी तालिबान जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ही रहते हैं, टीपीपी कहे जाते हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान में घुसकर एक मिलिट्री चेक पॉइंट पे अटैक किया। यह जगह है आपका खैबर पख्तूनख्वा में। जी। और इसके विरोध में जो जगह इनको मिला, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वहां एयर स्ट्राइक की। अब अफगानिस्तान ने कहा है कि उसमें 8 लोग मारे गए, जिसमें मुख्य रूप से औरतें और बच्चे हैं। और इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी गोला बारूद की पाकिस्तान की तरफ। यह पाकिस्तान की, फिर मैं कहूंगा, मूर्खता है। यदि ऐसा हुआ, उनके चेक पोस्ट पे, मिलिट्री चेक पोस्ट आक्रमण हुआ, तो पहली बात उन्हें सजग रहना चाहिए। नंबर 2, उन्हें अफगानिस्तान से डिप्लोमेटिकली बात करना चाहिए, क्योंकि उसके मित्र चीन भी हैं, चीन का मित्र अफगानिस्तान है। इनका खुद का बनाया हुआ अफगानिस्तान तालिबान अमेरिका की मदद से उन्होंने खुद बनाया हुआ है। ऐसी हालत में ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ना करें, बल्कि इसको बातचीत करके रास्ता निकालें। ना होगा तो बाद में देखा जाएगा। जी जो पाकिस्तान इमरान खान के रहते हुए अफगानिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्त नजर आता था, वो पाकिस्तान अब अमेरिका नवाज सरकार बनने के बाद, यानी कि शहबाज शरीफ की जो सरकार बनी है उसको अमेरिका की सरकार वहां पे बताया जा रहा है, उसके बाद जिस तरीके से अफगानिस्तान से ताल्लुकात बिगाड़ रहा है, ये संयोग तो हो नहीं सकता। ये संयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य भी है, अफगानिस्तान कहीं से भी प्रो ईरान नहीं है। अफगानिस्तान अपने आप में अकेला अजूबा देश है। हालांकि उसका चीन के साथ अच्छा संबंध है, ना होने पर फिर उसके पास खाने पीने के भी लाले पड़ेंगे। आखिर माल आएंगे तो कहां से आएंगे, माल मतलब उत्पाद, प्रोडक्ट कहां से जी आएंगे। जी। उस हालत में ये जो नई सरकार आई है पाकिस्तान में, क्यों ऐसा करेगी, क्यों ऐसा करना चाहेगी? अफगानिस्तान को भी कोई शौक नहीं है। देखें तो वह बड़े शांति प्रिय ढंग से अपना जो भी अंदर कर रहा है, हालांकि यूएनओ ने अभी भी उसको मान्यता नहीं दी है। खासकर उसके जो वीमेंस पॉलिसी है, ना उनको आगे पढ़ने देता है, ना उनको पार्क में जाने देता है, ना उनको नौकरी करने दे रहा है। ये सब मिला जुला के अफगानिस्तान की स्थिति खराब है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़ने के भी मूड में है। और यह जो हो रहा है, इसमें ऐसे तत्व तो जरूर हैं जो तालिबानी, पाकिस्तानी तालिबानी की मैंने बात की, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। यदि ये लोग वहां यदि पैदा कर रहे हैं सिचुएशन को, लेकिन एक इन सवाल तो विरोध, यहाँ पे पैदा होगा ना सर, कि चाइना ने जितनी तेजी से ईरान और पाकिस्तान के बीच एक मध्यस्थता कराई, पूरे मामले को सुलटाया, उतनी तेजी से क्या चाइना यहाँ भी कुछ करता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। शायद वह देख रहा है मौका कि पाकिस्तान खुद संभले कि भाई तुम अमेरिका की तरफ जा रहे हो, सही नहीं है, हमारे पास आओ तो मसला फिर से ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप खबर का रुख कर लेते हैं ईरान से जुड़ी हुई का। जिनेवा में आप जानते हैं यूएन का ऑफिस है, वहां पे मानवाधिकार जो है मामले को लेकर बातचीत हुई, एक रिपोर्ट पेश की गई ईरान को लेकर, और बहुत सारे सवाल खड़े किए गए ईरान की भूमिका पर। तो ये ईरान में ही मानवाधिकार का उल्लंघन ज्यादा क्यों नजर आ रहा है यूएन को? ईरान में यूएन की जो भी ये प्रतिनिधि हैं, जिनके नेतृत्व में हुआ था सारा हुसैन, यह जानी मानी वकील हैं, और वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, वीमेन मूवमेंट के लिए बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नेता भी हैं, बांग्लादेश की भी हैं।
और उन्होंने किया हुआ है हिजाब के खिलाफ है। और इनका संघर्ष उस समय से, आखिर ईरान का ही नाम क्यों, 2021 में जब वहां की एक महिला 22 साल की लड़की जीना अमीनी, जिनकी मौत हो गई थी जब जेल के अंदर थी, हालांकि ईरानी सरकार ने कहा कि जानबूझ के नहीं मारा गया, गलती से मर गई, लेकिन पूरे ईरान में लाखों लाख महिलाओं ने प्रदर्शन किया और अपना बुर्का या हिजाब जो भी था उसको उठा के फेंका। और उस दौरान भी पूरे की पूरे ईरानी सरकार ने उसको दबाने की भरपूर कोशिश की। 550 लोग मारे गए, जिसमें औरतें बच्चे भी थे। और उसके बाद से यूएनए की तरफ से यह एक आदेश दिया गया था कि उसे खोजबीन की जाए, और इसका रिपोर्ट कल आया, और जिसमें इन्होंने कहा है कि ईरानी औरतों पर अभी भी बहुत भयंकर अत्याचार हो रहा है, उन पर जुल्म ढाया जा रहा है। उस समय जो आंदोलन हुआ था, आंदोलन का नाम हमने पहले भी कहा था, वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम के नाम से चला था वहां पे, उसका जो भी ईरानी उसका अनुवाद हो मुझे नहीं पता। और उसके बाद से जो आंदोलन हुआ, औरतों को अभी भी घरों से बाहर निकलने की पूर्ण इजाजत नहीं है। उस समय जो हथियार, अस्त्र और दबाव जो लगाए गए, इस पे किए गए, वह जरूरत से ज्यादा था, नहीं जबरदस्ती उसको खत्म करने की कोशिश की गई। और इस तरह से ईरानी सरकार पर पूरा का पूरा यह आता है कि उन्होंने जानबूझकर ठीक है, यह गैर बहुत अच्छी मानवीय बात काम है। किया। बार बार ईरान पर इस तरीके के सवाल यूएन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि रमजान का महीना चल रहा है, पिछले 6 महीने से जंग चल रही है, गाजा में महिलाओं की क्या स्थिति है, कैसे उनको मारा जा रहा है, उस पर भी तो उस तरीके से बात होनी चाहिए, या हो रही है? बिल्कुल होने चाहिए। अभी देखें तो गाजा में हो रही है, पूरे विश्व भर में देखें, कुछ देशों को छोड़कर औरतों को बराबरी का अधिकार नहीं है। मुख्य रूप से उनका जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके मैक्सिमम वही शिकार हैं। और नंबर 2, इसके पहले कि गाजा पे आऊं, उनको एक ही काम के लिए पुरुषों के बराबर वेतन तकरीबन नहीं मिलता है, उनको कम दिया जाता है। जहां तक गाजा में है, वहां पर यूएन के भी बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं, दूसरे लोगों के भी रिपोर्ट्स आए हैं। कल भी हमने बात की थी। और जो बाहर के विदेशी महिलाएं और पत्रकार जो आकर वहां पे काम करते रहे, उन्होंने खुलेआम उसका वीडियो बनाया दिखाया कि किस तरह औरतों के साथ जुल्म किया गया है, और जिनको जेल में बंद किया गया है, जैली जेल में, उनको किस तरह आधे अर्धनग्न बना के उनको परेड किया जाता है, उनको हतोत्साहित किया जाता है, उनकी यानी हम ये बेइज्जती कह की जाती सकते हैं कि यूएन तो सभी की बात कर रहा है, लेकिन ईरान इसे अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा बता रहा है। है। वह तो है, देखिए, वह तो करेगा जिस देश के ऊपर आता। ईरान कहता है कि गलत है, इसराइल ने कहा कि नहीं गलत, हमारे यहाँ बराबर अधिकार है। भारत में यहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं कि औरतों के खिलाफ एक भी लफ्ज उठा तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। हालांकि क्या हो रहा है वो नजर आ रहा है। यहाँ औरतों के खिलाफ जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें भारी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में हो रहा है, इर्द गिर्द के सब देशों में हो रहा है, म्यांमार तक में भी हो रहा है। वहां पे जिस तरह से रोहिंग्या के खिलाफ, उनके औरतों के खिलाफ जो किया गया, वहां की सेना के द्वारा मास स्केल पर बलात्कार किया गया, कहां कहां की चर्चा करें। इराक में जो अमेरिकी सैनिकों ने किया, सबकी चर्चा करने की बात नहीं है। तो पूरे विश्व भर में यह बढ़ रहा है, और यह पूंजीवाद का सड़ांध रूप नजर आ रहा है। और हर देश कहे कि नहीं हमारे नहीं उसके हो रहा है, हमारे सैनिक नहीं उसके सैनिक कर रहे हैं, हमारा संविधान बढ़िया उसका संविधान गलत है, हमारा प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या राष्ट्रपति बढ़िया आप दूसरा वाला खराब है। यह गलत बात है जी। तो सुधार कैसे होगा, और कहां से लोग आसमान से थोड़ी उतर के आएंगे सर? हमारे बीच से, हमारे ही लोगों को, मैंने पहले भी ये कहा है, बार बार कहता हूं कि हमारे समाज में जितनी भी संपत्ति है उसको बनाने में 50% हमारे महिलाओं का हाथ है। यानी 50% हमारा समाज, हमारा देश महिलाओं का है, और उनका आना जरूरी है। इसलिए आवश्यक है कि जो भी आंदोलन हो, हमारे देश में जो किसानों का आंदोलन हुआ, आप देखेंगे, पता नहीं आप गए थे नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से तो गया था, मतलब दर्जनों नहीं सैकड़ों बार भी गया हूं। औरतों की संख्या पुरुषों से कहीं कम नहीं थी, और इसलिए वह सफल हुआ। इसलिए जरूरत है एक वैसे तो क्रांति। शाहीन बाग तो इसकी एक बड़ी मिसाल हो जी सकता है। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, वो मेरे दिमाग से भी निकल गया था, जिसमें मैं भी गया हूं अपने पत्नी के साथ, चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, देखा वहां पे उन लोगों ने ही, वहां 90% उनके कारण वहां आंदोलन आगे बढ़ रहा था, तीव्र हो रहा था जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खैर, अब और खबरों का रुख करते हैं। ब्रिटेन से खबर सामने आई है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कोई जैक गोल्ड स्मिथ है, उस पर कोर्ट ने कार चलाने की पाबंदी लगा दी है। ये भूतपूर्व मंत्री हैं यूके के, और
और अभी मतलब अभी नहीं है, 49-50 साल के हैं, नहीं कोई बहुत बूढ़े नहीं, युवा हैं। और हम्म। 7 बार इन्होंने स्पीड नियम का उल्लंघन किया है, यानी जो स्पीड चलाना था उससे ज्यादा तेज चला है। मुझे आश्चर्य है कि केवल इनका लाइसेंस ही जब्त हुआ है। इन्हें कम से कम 7 दिन के लिए तो जेल में डालना चाहिए था, ताकि बाकी सबके लिए भी सबक बने। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इनका एक प्रोफाइल ये भी है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की पूर्व पत्नी का ये भाई है, यानी कि पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर इमरान खान है उनका ये पूर्व साला लगता है। पता नहीं ताल्लुकात हैं कि नहीं है, वो एक अलग मसला हो सकता है। हम्म। खबर है जर्मनी से, वहां के लोग बड़े चिंतित हैं और ये कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो सेना हमारी रक्षा नहीं कर सकती। क्यों उन्हें अपनी सेना पे भरोसा नहीं है? जी हाँ, उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद है, उसके पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी उन्हें पता है। और केवल 10% जर्मन के लोगों ने कहा कि अपने सैनिक पे भरोसा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आर्म्स ऑम्निशंस की जहां बात है, उसके अधिकांश भाग तो यूक्रेन में जा चुके हैं। नंबर 2, जर्मनी की सेना जिस रूप में जैसे भी हो, उन्हें साफ लगता है कि रूसी सेना के सामने नहीं टिक पाएंगे। इतिहास गवाह है, अभी वर्तमान में भी जिस ढंग से रूसी सेना आगे बढ़ रही है, उनके नए नए तरीके के हथियार आ रहे हैं, नए नए तरीके के टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी आ रहे हैं, और जिस तरह से रूसी जनता पूरी यूनाइटेड है पुतिन के पीछे या रूसी सैनिक के पीछे, वैसे जर्मन सेना नहीं है। खासकर जर्मनी के हम फार्मर्स की बात कर लें, किसानों की बात कर रहे हैं, तो वो लाखों की लाख संख्या में अपने शुल्ज के खिलाफ, अपने राष्ट्रपति के खिलाफ वो विरोध कर रही है वहां पे। तो वहां पर वैसा एक मत नहीं है वहां पे, इसलिए उनका अविश्वास जायज है। जी। जिस देश की जनता अपनी सेना पे भरोसा नहीं कर रही है, उस देश का राष्ट्रपति आप देखिए कैसे कूद कूद के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बवाल काटने पर तुला हुआ है। उसको वहां के भी लोग और विदेश के भी लोग कहते हैं कि उबला हुआ अंडा है, जहां ऊपर में जैसा उसका बेचारे का गंजापन दिखता। खैर, मैं उसका मजाक नहीं बना रहा हूं, लेकिन वह बड़ा ढुलमुल है। इन ढुलमुल में मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जर्मनी और फ्रांस के जो नेतागण हैं, बिल्कुल अमेरिकी पिछलग्गू हैं। कोई भी इनकी आवाज का कोई मायने नहीं है। आज जो हम्म। बोलते हैं कल उसका विरोध कर देते हैं। पहले फ्रांस ने कहा था, हाल फिलहाल में जर्मनी ने कहा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे, फिर उसने कहा कि हम नहीं देंगे। फिर वहां के बहुमत कि जो उनकी वहाँ की जो एमपीज वगैरह हैं, जो लॉ मेकर, उन्होंने कहा कि भेजना है। शोल्ज ने कहा भेजना है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं भेजेंगे। मतलब मजाक बना दिया उन्होंने, जो भी कहते हैं हाँ ना का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बराक ओबामा और ऋषि सुनक में जो मुलाकात हुई है और उसके पीछे जो अफवाहें चल रही हैं, वो क्या प्रकरण है सर? ये अजीब अफवाह है। ये परसों परसों मैंने परसों ही शायद न्यूज देखा, और हम्म। वह भी यूक्रेन के, उनका जो सोशल मीडिया वहां से आया कि ये राजा जो है अब नहीं रहे, मर गए। अच्छा। जी। तो राजा के मरने की बात जहां तक है, और उसके बाद से उनका जो बेटा है वो अब मतलब राजा बनेगा, और ये कैंसर से पीड़ित थे। हालांकि बाकी जगह मैंने ढूंढने की कोशिश की, मैं इसको भेजने वाला था जहां तहां अपने ही सोशल मीडिया पर, कहीं हम्म। और नहीं मिला। तब मैंने हम्म। उसको रोक लिया। तो बाद में पता चला कि यूके से कहीं इसका ना, इस न्यूज को ना खारिज किया गया, ना सपोर्ट किया। इस तरह के भद्दा मजाक को उन्होंने कुछ कहा ही नहीं कहा। और इस हालत में बराक ओबामा वहां पहुंच गए उनसे मिलने के लिए। सुनाक से भी मिले हैं, क्यों मिले, क्या मिले। हालांकि ये संयोगी ही लगता है, ये दोनों का मिला जुला कुछ चीज नहीं होगा। हालांकि हम्म। बराक ओबामा बहुत दिन से शांत बैठे थे, कूद नहीं रहे थे। अब हम्म। इनको बेचैनी हो रही है, यंग हैं, 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, इसलिए छलांग लगा रहे हैं। कुछ ना कुछ मैसेज लेके आए होंगे, जिनमें चर्चा केवल यूक्रेन की नहीं, बल्कि इसराइल की प्रेजेंट हालत पे भी हुई होगी। जी। नहीं, बाइडेन को चुनाव लड़ाने के लिए भी तो तमाम आइडियाज बता रहे हैं कि बराक ही दे रहे हैं। बराक अब ओबामा तो खैर दे ही रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार भी इन्होंने इन्होंने बातचीत की थी, इनके प्रचार में भी जहां तहां गए थे, चूंकि उनके पार्टी की है। हालांकि बाइडेन की हालत अभी भी ठीक नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में बदल जाए। लेकिन बराक ओबामा को माना जाता था कि इनका जो फॉर्मूला था बड़ा जबरदस्त था। लेकिन उसमें एक चीज थी कि बराक ओबामा अफ्रीकी मूल के थे, जिसको अमेरिकियों ने स्वीकार किया, क्योंकि अमेरिका के हित के बारे में बात करते थे, ना कि अफ्रीकी मूल के जो अमेरिका में उनके हित के बारे में बात करते थे। जी। बिल्कुल सही है, और इस चीज को लोग देखते समझते नहीं है, बस सोचते हैं अरे भाई साहब काला जो है अमेरिका के अंदर सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गया। लेकिन अगर सच्चाई जाननी है अमेरिका में कालों की, तो कोंडोलीजा राइस की किताब है, उसको जरूर कभी फुर्सत निकाल के पढ़िएगा। यूएनएससी का घंटा बजा रहा है जापान और अमेरिका, और कह रहा है कि रूस जो है स्पेस में परमाणु हथियार लगाने जा रहा है, उसको रोको।
रूस ने पुतिन ने तो सीधे कहा कि नहीं, हम कोई परमाणु हथियार नहीं भेज रहे हैं, लेकिन मेरा अपना भी है कि चीन और रूस के पास ऐसी क्षमताएं हैं, या तो उन्होंने लॉन्च कर दिया है, नहीं तो बड़ी शॉर्ट टाइम में लॉन्च कर सकते हैं। हमारे यहाँ का सैटेलाइट नहीं कि 6 महीना साल भर तैयारी करके एक भेजते हैं, वहाँ आए दिन भेज सकते हैं अमेरिका और रूस। उनके लिए एक सामान्य चीज हो गया। हाँ, रूस ने न्यूक्लियर रिफ्यूलिंग स्टेशन, आपने इसकी चर्चा की थी, और या एनर्जी के लिए इसको इस्टेब्लिश करने की बात है, जो कि 2029-30 तक वहां हो जाएगा। यानी अब सैटेलाइट जो कि डेड हो जाता है 5 साल या 10 साल के अपनी जिंदगी के बाद, चूंकि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, और वहां से डॉक करके यानी उससे जुड़ने के बाद वह एनर्जी ले लेगा और फिर अगले 5 से 10 साल तक चलता रहेगा। इसलिए बहुत जबरदस्त बचत होगी, और उसका इस्तेमाल भी, चूंकि वो फोटो ले चुका है वहां का जो भी सामान है वो सब चीज उसको कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है जिससे रशिया के पास जो आ गया, जिससे अमेरिका घबरा गया है, वह है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। हम्म। यानी अब केवल अंदर में ही मारने की बात नहीं, हो सकता है पृथ्वी से मारे, हो सकता है रशियन सैटेलाइट से वहां से मिसाइल मार के वो अमेरिकी सैटेलाइट को खत्म करे, क्योंकि वो लोग यूक्रेन के ऊपर आके, रशिया के ऊपर आके सारा फोटो लेके यूक्रेन को गाइड कर रहे हैं। इससे उनको घबराहट हो रही है, इसलिए ये लोग प्रस्ताव लेकर आए। जी, आपकी बातों से लगता है कि रूस वाकई में कुछ कर रहा है, लेकिन जैसा अमेरिका का मिजाज, व्यवहार, स्वभाव हम लोग जानते हैं कि वो किसी भी देश के खिलाफ पहले एक माहौल बनाता है, अफवाह फैलाता है, फिर उस पर हमले के लिए तमाम लोगों को तैयार करता है। कहीं पुतिन के दोबारा जीतने के बाद वही कोशिश तो नहीं हो रही है? वह तो हो रहा है। पुतिन को उन्होंने बधाइयां नहीं भेजी। ये तो दुश्मनों को हम बधाई भेजते हैं कि भाई तुम जीत गए हो, संबंध अच्छा बना है। उन्होंने बधाइयां नहीं भेजी है, लेकिन साथ साथ वाशिंगटन ने यह भी कहा है कि हमें मानना पड़ेगा कि पुतिन दोबारा जीत गए हैं, जो भी इन लोगों ने किया। और इसलिए जो हमारी अगली बातचीत होगी वो पुतिन के द्वारा ही होगी। कम से कम इतना तो उन्होंने स्वीकारा कि धरातल पे है। और ये लोग, अंग्रेजी में एक शब्द है फेरल डॉग, यानी जंगली कुत्ते, जो हमारे पास रहते हैं इंसानों के बीच में, लेकिन किसी कारणवश जंगल में खो जाते हैं, झुंड में रहते हैं। जैसे उन्होंने भैंसा को देखा, भैंसा से लड़ने की इनकी ताकत नहीं, लेकिन उसका पीछा करते रहेंगे। जब भी भैंसों ने आक्रमण किए भागेंगे, भैंसा रुक गया तो ये भी रुक जाएंगे, फिर उसको घायल करेंगे। ऐसा 10-15 दिन करके उस भैंसों को मारते हैं। यह अमेरिकी साम्राज्यवाद में सिक्का है। चाहे वह वियतनाम में, हालांकि वियतनामियों ने छोड़ा नहीं इनने, चाहे अफगानिस्तान में, यहां भी हार गए, लेकिन बाकी जगह दुनिया में करें। यूएसएसआर को तोड़ दिया। यूएसएसआर के टूटने के बाद से नेटो खत्म होने की बात थी, इन्होंने 16 से 32 कर लिया। रशिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और यह पूरी कोशिश कर रहे हैं अब इनका यूक्रेन के द्वारा रशिया के हर क्षेत्र में डीप में जाके, जितना भी तेल का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे ब्रिज वगैरह है, उसको आतंकी तरीके से ड्रोन द्वारा उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी कोशिश है कि रशिया को बर्बाद करके उसको तोड़कर हम उसमें घुस जाएं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका है, ये जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करते नहीं हैं, और जो नहीं बोलते, जैसे हमारे यहाँ भी बोले जाता है ना, जो मैं कहता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ। खैर, अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों की, और इसमें पहला जो अपडेट है वो भी यूएन से ही आ रहा है। फ्रांस के जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने यूएन में बात रखी है जंगबंदी की, और साथ ही खबर आ रही है कि बाइडेन से भी मुलाकात की है। फ्रांस ने कहा है कि जंगबंदी करें, रफा पे आक्रमण ना करें। यही बात इसने कहा है, यूरोपियन यूनियन के हेड ने भी कहा है। ये लोग कह रहे हैं बार बार, इस पे इतना ही कहना काफी है कि ये लोग शुद्ध बकवास कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। हाँ, जहां तक बाइडेन की नेतान्याहू से फोन पर बातचीत है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका पूरा जेक सुलिवान है, उन्होंने उसका खुलासा किया है, जो वहाँ के सिक्योरिटी सर्विसेज के टॉप लीडर हैं। उन्होंने उन्होंने कई अपने इस मुद्दे पर कई बातें की है। उन्होंने पहले जहां तक प्रो इसराइल के बारे में बात की है कि वह मानते हैं कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। वह इसराइल से सहमत हैं कि हमास को पूरी तरह बर्बाद करना चाहिए। वह यह भी मानते हैं कि साउथ में, यानी रफा में, हमास का 4 बटालियन है, जो इसराइल कह रहा है उसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन इसराइल से इससे सहमत नहीं है कि जिस ढंग से तुम घुसा दो। वह इसराइल की इस बात को मानने को तैयार नहीं कि पहले वहां के जो भी करीब 15 लाख जो फिलिस्तीनी वहां पे हैं उनको हटाकर फिर आप आक्रमण करेंगे। आप नहीं हटा सकते, सब वो जाए तो कहां जाए। बाकी जो गाजा पट्टी में बचा हो वहां तो सब तुमने खंडहर कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। हम्म। दूसरी बात जहां संभावना बनती है
और इसीलिए इसको ध्यान रखना चाहिए कि इजिप्ट से ये लोग क्यों इजिप्ट की हर बात मान रहे हैं। उसको पूरा यूरोपियन यूनियन 8 बिलियन का मदद दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से देने की बात हो रही है, इसराइल भी कह रहा है मदद करेंगे, क्योंकि इन लोगों को भगाने की बात हो रही है इजिप्ट में। दूसरे, इजिप्ट के साथ एक बॉर्डर बनता है फिलिस्तीन का, जो कि अब बाकी हर जगह से तोड़ दिया गया है। अब गाजा पट्टी घिर चुका है। यही एक बॉर्डर बनता है जहां से हमास को अस्त्र शस्त्र आ सकता है इजिप्ट से छुपे छुपे दौर पे। इस पर इजराइल कब्जा करना चाहता है, क्योंकि जब तक वो है तब तक इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल है। अगली बात जो इन लोगों ने कहा, हालांकि मुझे डाउट है कि बाइडेन ने कहा होगा, उनको बताया गया होगा कि तुम कहते हो अभी नॉर्थ गाजा में, तुम वहां पे शिफा जो हॉस्पिटल है उसको अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले ही तुमने उसको बर्बाद कर दिया कि हमास वहां पाए हुए, फिर तुम वापस आ गए, फिर हमास वहां आ गए, और फिर तुम जा रहे हो। क्या गारंटी वहां बर्बाद करके दोबारा वो ना आएंगे? उसी तरह से साउथ में तुम करोगे, क्या गारंटी कि ना करेंगे? इसलिए इनका कहना है, अमेरिका ये कहता है कि हम तुम्हारी पूरी तरह साथ हैं, हम तुम्हें आर्म्स अम्युनिशन दे रहे हैं। शुरुआती दौर में लड़ाई में हमारा राष्ट्रपति तक तुम्हारे यहाँ गया, पूरे यूरोपियन यूनियन नेटो के लोग तुमको पहुंचे, हर तरह से हमास के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। अमेरिकी युद्ध पोत आ गया, उसका कारण था कि ईरानी समर्थक कोई दूसरे इसमें युद्ध में ना आ जाए, उसको रोका। इसके बावजूद तुम हमारे खिलाफ हो रहे हो, तुम बेवकूफों से बात कर रहे हो। इस चीज को समझो, पॉलिटिकली इसको करो, केवल मिलिटरी नहीं होगा, पॉलिटिकली करो। और साथ साथ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, एक अंतिम बात है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को तुम तवज्जो नहीं दे रहे हो, तुम खत्म करना चाहते हो कि तुम अपना बैठाओगे। तुम समझो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हमारा ही बच्चा है, हमने उसको किया, वो हमारे साथ आएगा, उसको लेके आओ और उसको फिर से अधिकार दो, ताकि हमास को हटाने के बाद से एक वैक्यूम ना हो जाए, नहीं तो फिर ये फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस वाले पहुंच जाएंगे। ये सारी बातों को मिलाकर देखें तो अमेरिका का बाइडेन वही कर रहा है या सोच रहा है जो अमेरिका का ट्रंप करना चाह रहा है, लेकिन दूसरे रूप में थोड़ा सा मुलम्मा लगा के, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक फेस के कर रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और शायद इसी को लेकर अंदरूनी राजनीति भी बहुत कुछ चल रही है इजराइल में। जैसे खबर छपी है कि वेस्ट बैंक जो है, वहां पर जो हिंसक लोग हैं, मतलब हमारे जो शेल्टर रहते हैं, उन पर यूरोपीय यूनियन पाबंदी लगा सकता है। वही है इनका, वो जर्मनी भी लगा रहा है, यूएस भी लगा रहा है, ये लोग भी लगाएंगे। और पाबंदी लगाने की इनके आपस में एग्रीमेंट हुआ है। पाबंदी पे क्या लगाएंगे? पाबंदी पे ये लगा सकते हैं कि जब तक तुम हमारी बातें नहीं मानोगे, हम अपने यहाँ नहीं आने देंगे। ऐसे भी सेटलर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है यूरोप में वापस जाने का, वहीं की जमीन उनको मिल गई है, उनका जीवन खुशहाल है और वो वहीं रहना चाहते हैं। इस पाबंदी का कोई असर नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। जी बिल्कुल सही है, वो खून के आदी हो चुके हैं और वहां पे लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, और उसी में वो अपना असल मकसद हासिल कर रहे हैं जीवन का। जी ट्रंप ने एक बयान दिया है, बड़ा कमाल का बयान मुझे वो लगा है, कि डेमोक्रेट्स यानी कि बाइडेन को वोट देने वाले जो यहूदी हैं ना, वो अपने धर्म के विरोधी हैं। अब बताइए, अपने धर्म के विरोधी नहीं, उन्होंने कहा कि इजराइल के विरोधी है। भाई, यहूदी यदि अमेरिका में रह रहे हैं तो उनको अमेरिकी परस्त होना चाहिए। अमेरिकी परस्त शब्द गलत है, बल्कि उनकी जो नेशनलिज्म है, जो उनकी राष्ट्रवादिता, वो अमेरिका की तरफ होना चाहिए, ना कि इजराइल की तरफ होना चाहिए। तो वह उस हिसाब से इजराइल के खिलाफ हो या इजराइल के पक्ष में हो, निर्भर करता है कि अमेरिकी सरकार का फॉरेन पॉलिसी क्या है, ना कि इसके ऊपर कि इजराइल क्या करता है। पहली बात ये। और दूसरी बात, धर्म का नाम लेके ट्रंप उसको कर रहे हैं, यानी ट्रंप की जो बदमाशी है, जो उनका आधार बनता है, वह केवल अंधविश्वास ही फैलाना नहीं है, बल्कि वह पैन नेशनलिज्म, या उससे भी कहें कि वह नेशनल शोविनिज्म को बढ़ा रहे हैं और अमेरिकी समाज को तोड़ रहे हैं। जी नहीं, अमेरिकी समाज को तोड़ रहे हैं, या उन्हें डर लग रहा है कि उन्होंने तो अपना दामाद यहूदी भी बना रखा है, फिर भी यहूदी उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, फिर भी यहूदियों का बाइडेन से मोह भंग नहीं हो रहा है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वह भी है, वह भी है। और यहूदियों की संख्या हो ज्यादा या ना हो, महत्वपूर्ण चीज यह है कि यहूदियों का ग्रिप अमेरिकी समाज, उससे भी ऊपर अमेरिकी गवर्नमेंट बहुत जबरदस्त है। उनका जो लॉबी है वो हर जगह बड़े ही प्लान के हिसाब से काम करता है, और उसका पूरा का पूरा समर्थन अभी अभी ट्रंप को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बेचैन है। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हर किसी को अपना धंधा देखना है, और भाई धंधा नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज निकालने हैं। किसी को भला कहना है, किसी को बुरा कहना है, और कोई भड़काऊ सड़काऊ बातें भी कहनी है। जैसे हमारे यहाँ भी चुनाव का डग्गा बज चुका है, और आप चारों तरफ जो खबरें देख रहे हैं कि कहीं मस्जिद का मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, कहीं मंदिर का विवाद खड़ा किया जा रहा है, कहीं हनुमान चालीसे को लेकर बवाल मचाया जा रहा है, ऐसा ही वहां पर भी चल रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।